अस्सलामुअलैकुम। इक्का इस्लामिक टीवी के नाजरीन, आप सब से गुजारिश है कि हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको मिल सके हमारी वीडियोस सबसे पहले। शरीफ बहादुर, क्या तुम सो रहे हो? इसकी आवाज़ सुनकर तारक को यकीन हुआ कि वो जाग रहे हैं और आलमे बेदारी में इस हूर अदा को देख रहे हैं। वो उठकर बैठ गए। उन्होंने कहा, मासूम दोशीज़ा, मैं जाग रहा हूँ, तुम कौन हो? हूरवश कमसन हसीना नाजो अदा से चलकर तारक के करीब जा खड़ी हुई। इसने अफसोस भरे लहजा में कहा, मैं एक बदनसीब कौम की लड़की हूँ। तारक ने कहा, बदनसीब कौम? वो कौन है? हसीना बोली, मैं यहूदी हूँ। तारक, तुम्हारा नाम क्या है? हसीना, मेरा नाम राहील है। तारक, क्या तुम तलितलिया में रहती हो? राहील बोली, नहीं, मैं मलागा में रहती हूँ। तारक, यहाँ कैसे आई? राहील, मुझे बदकार राजरक ने ज़बरदस्ती पकड़वा लिया था। तारक, और तुम इस महल में रहती थी? राहील, जी हाँ। तारक, मगर जिस वक्त हमने इस महल की तलाशी ली, इस वक्त तुम कहाँ चली गई थी? राहील बोली, हजूर, मैं तहखाना में रहती हूँ। तारक ने हैरत से राहील की तरफ देखते हुए कहा, तहखाना में? राहील, जी हाँ। तारक, क्यों? राहील बोली, अपनी असमत बचाने के लिए। तारक, क्या राजरक ने तुमको तहखाना में रखा था? राहील, जी नहीं, राजरक तो शायद तहखाना को जानता भी ना था। इत्तेफाक से मुझे मालूम हो गया और मैं अपनी असमत बचाने के लिए वहाँ चली गई और वहीं रहने लगी। तारक ने कहा, अफसोस है कि राजरक ने तुम जैसी नाजनीन पर भी जुल्म किया। राहील, हजूर, मुझ पर क्या, ना मालूम कितनी हसीन लड़कियां इसके तीर सितम का निशाना बनी हैं। तारक नहायत ही सफाक था। राहील हैरत से बोली, था? क्या वो मार डाला गया? तारक, हाँ, पहले ही जंग में हमने इसका खात्मा कर दिया था। राहील ने आसमान की तरफ देखकर कहा, खुदाया तेरा हज़ार हज़ार शुक्र है, तूने इस बेरहम को दुनिया से उठाकर बहुत से मासूमों को इसके जुल्मों सितम से निजात दिला दी। चूँकि राहील को खड़े काफ़ी देर हो गई थी, इसलिए तारक ने इसे बैठने को कहा। राहील, पहले ये बताइए कि आप इस लश्कर के सरदार हैं जिसने आज इस शहर को फतह किया है? तारक, हाँ, लोग मुझे ऐसा ही समझते हैं। राहील, आपका नाम क्या है? तारक, मेरा नाम तारिक है। राहील, अजब नाम है, आप कौन हैं? तारक, मैं तारक हूँ। राहील, ये तो मैं समझ गई, तारक के अलावा कौन है? तारिक, इंसान हूँ। राहील ने बोलेपन से कहा, इंसान तो सब ही हैं। तारक ने मुस्कुराकर कहा, तुम भी इंसान हो? राहील, इंसान तो हूँ ही। तारक, तुम इंसान नहीं हो। राहील ने मासूमाना निगाहों से देखकर कहा, और कौन हूँ? तारक, या तो तुम परी हो या फिर हूर हो। राहील शर्मा गई। तारक इसके शर्मीले चेहरे को देखने के कुछ देर बाद बोले, माफ़ करना, मैंने शायद कोई बुरी बात कह दी है। राहील अपनी सहर निगार आंखें उठाकर बोली, आपने ये ना बताया कि आप कौन हैं? तारक, बता तो दिया कि इंसान हूँ और मेरा नाम तारिक है। राहील, मैं ये दरियाफ्त करती हूँ कि आपका मज़हब क्या है? तारक, मैं मुसलमान हूँ। राहील, मुसलमान? क्या अरब के रहने वाले? तारक, नहीं, मेरा वतन बर्बर है। राहील, फिर आप मुसलमान कैसे हुए? तारक, खुदा ने मेहरबानी की और मैं मुसलमान हो गया। राहील, अच्छा, शायद आपको अरबों ने ज़बरदस्ती मुसलमान कर लिया है। तारक, नहीं, मैं खुद अपनी खुशी से मुसलमान हुआ हूँ। मुसलमान किसी को ज़बरदस्ती मुसलमान नहीं करते। राहील, खैर, आप कोई भी हो, लेकिन क्या मेरे साथ एक मेहरबानी करेंगे? तारक, तुम हुक्म दो, मैं इसकी तामील करूँगा। राहील बोली, हुक्म? क्या मैं भी हुक्म दे सकती हूँ? तारक, हाँ, तुम हुक्म दे सकती हो और मैं तामील कर सकता हूँ। राहील, अच्छा, आप मुझे मेरे घर मलागा भिजवा दें। तारक, मंजूर है, जब कहो। राहील बोली, फिर तो आप बड़े अच्छे आदमी हैं। तारक ने कहा, मैं मुसलमान हूँ
और मुसलमान कभी किसी मजलूम को सताया नहीं करता बल्कि मदद किया करता है। राहील, मैं तहखाना में रहते रहते घबरा गई हूँ। तारक, अब तुमको तहखाना में रहने की ज़रूरत नहीं है। इस महल के जिस कमरा में चाहो आराम व इत्मीनान से रहो, कोई तुम्हारी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। राहील, खुदा का शुक्र है कि इसने एक जालिम बादशाह के बदले आप जैसे रहमदिल और नेक तबीयत इंसान को यहाँ भेजा। तारिक, तुम्हारी आंखें नींद से बोझल हो रही है, शायद तुम अब तक सोई नहीं हो। राहील, बिल्कुल ही नहीं सोई। तारक, अच्छा तुम इस सोफ़ा पर सो जाओ। राहील, और आप? तारिक, मैं सो चुका हूँ। ये कहते ही तारक उठ खड़े हुए और राहील को सोफ़ा पर बैठाते हुए बोले, राहील, बेफिक्र होकर सो जाओ। राहील को नींद ने आ दबाया था और वो जुमाइयाँ ले रही थी। तारक फर्श पर बैठ गए। कमरे में काफ़ी रोशनी हो रही थी। तारक राहील के चेहरे की तरफ देख रहे थे। इसकी आंखें बंद हो गई थी और वो थोड़ी ही देर में गहरी नींद सो गई। तारक ने सोचा कि इन्हें इसके चेहरे की तरफ देखने का कोई हक नहीं है। वो सो रही है, कमरा में तन्हाई है, कोई इंसान नहीं है जो इन्हें इसकी तरफ देखते हुए देख रहा हो, मगर खुदा और इसके फरिश्ते मौजूद हैं। उन्होंने फ़ौरन अपनी नज़रें झुका ली और कुछ देर के बाद फर्श पर ही पड़ गए और पड़ते ही सो गए। सुबह की अज़ान के वक्त बेदार हुए और जमात से नमाज पढ़कर वापस आए। राहील अभी तक पड़ी सो रही थी। वो इस कदर हसीन थी कि कमरा में चांद सा निकला नज़र आता था। तारक एक गोशा में बैठ गए और कुरान शरीफ की तिलावत आहिस्ता आहिस्ता करने लगे। जब आफताब निकल आया तो उन्होंने तिलावत बंद कर दी। अब परी पैकर राहील ने करवट ली और अंगड़ाई लेते हुए उठ बैठी। उठते ही इसने तारक को देखा। वो खुद ही शर्मा गई और सोफ़ा से उठकर इनके पास आ बैठी। तारक ने कहा, कहो, नींद तो खूब आई। राहील, जी हाँ, एक अरसा के बाद आज आराम व इत्मीनान से सोना नसीब हुआ है। तारक, चले मुंह हाथ धो लें। राहील, चलिए। दोनों चले गए। राहील ने बाहर निकलकर देखा कि महल में एक औरत या लड़की भी नहीं है और हर तरफ मुसलमान सिपाही नज़र आ रहे हैं। वो ज़रूरियात से फ़रागत करके तारक के साथ इसी कमरा में आ गई जिसमें वो तमाम शब आराम से सोती रही थी। तारक ने कहा, किस वक्त वतन जाने का इरादा है? राहील, क्या आप अभी भेजना चाहते हैं? तारक, मैं तो कभी भी ना भेजना चाहता, मगर तुम्हारे हुक्म की तामील ज़रूर करना चाहता हूँ। राहील, शरीफ इंसान, जब मैं मुनासिब समझूंगी खुद चली जाऊंगी। तारक, बेहतर है। राहील, इस कमरे के नीचे तहखाना है और इसमें ताज रखे हुए हैं। तारक ने कहा, ताज किसके हैं? राहील, शायद उन बादशाहों के जो मर चुके हैं। तारक, तो चलो बताओ। राहील, चलिए। दोनों उठ खड़े हुए। तारक ने जैद और ताहिर को भी बुला लिया और ये चारों राहील के साथ चलकर एक तारीक दरवाज़े में दाखिल हुए और नीचे के कमरे में पहुंच गए। वहां 25 ताज रखे हुए थे। वो इन सब ताजों को उठा लाए। जब उन्होंने कमरा में आकर इन्हें देखा तो वो नहायत उम्दा और बेशकीमत ताज थे। इनमें से हर ताज पर किसी बादशाह का नाम लिखा हुआ था। ये ताज ख़ानदान गात के इन फरमारवाओं के थे जो हुकूमत कर कर के मर गए थे। इस ख़ानदान में ये कायदा था कि हर बादशाह अपने लिए नया ताज बनवाता था और जब वो मर जाता था तो इसका नाम ताज पर लिखकर तहखाना के कमरे में रख दिया जाता था। इस वक्त तक ख़ानदान गात के 25 बादशाह गुजर गए थे। अब तारक ने सिपाहियों को बुलाकर हुक्म दिया कि वो महल की तमाम चीज़ें एक जगह जमा कर लें। कुछ लोग शाही ख़जाना में जा दमके और ख़जाना निकालने लगे। कुछ महल के कमरों में फैल गए और वहाँ का कीमती सामान इकट्ठा करने लगे। जबकि अभी ये काम हो ही रहे थे कि किले के पादरी हाजिर हुए और उन्होंने घोड़ों और हथियारों की फहरिस्त पेश की। साथ ही ये भी कह दिया कि कोई शख्स यहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि सब ने हथियार और घोड़े दे दिए हैं और जजिया देने पर भी आमादा है। तारक ने जैद को पादरियों के साथ कर दिया ताकि वो घोड़ों और हथियारों को अपनी तहवील में ले ले। इस अरसा में सारा ख़जाना और महल का तमाम सामान सहन में ला ला कर ढेर लगा दिए गए। तारक ने 5वां हिस्सा अलग निकालकर बाकी 4 हिस्से तमाम मुसलमानों में तकसीम कर दिए। उन्होंने इस सिला में कि राहील ने 25 ताजों का पता बताया था,
इसे भी हिस्सा दिया, लेकिन इसने ताज दरबार खिलाफत पे भेजने के लिए अलहदा रख लिए। थोड़ी देर के बाद जैद भी आ गए और उन्होंने बताया कि घोड़े और हथियार तहवील में ले लिए गए हैं। इस वक्त एक अरब आया। मालूम होता था कि वो कहीं दूर दराज के सफ़र से चला आ रहा है। इसने तारक को सलाम करके कहा, मूसा बिन नसीर उंदलस में आ गए हैं और उन्होंने हुक्म दिया है कि आप आगे पेशकदमी ना करें। अगरचा तारक आगे बढ़ना चाहते थे, मगर इस हुक्म को सुनकर वो मजबूर हो गए। उन्होंने कहा, बहुत अच्छा, अब मैं आगे ना बढ़ूंगा। उन्होंने लश्कर को वहीं क़याम करने का हुक्म दे दिया और अपने लश्कर के साथ लितलिया ही में ठहर गए। राहील भी इनके पास ही मुकीम हो गई।